हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग 10वीं क्लास का जो हिंदी है उसके काव्य खंड का 9वां लेसन, क्योंकि 8 लेसन तक पूरा किस तरह से, तो पहले कवि परिचय, फिर कवि परिचय में जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है वो सब चीज मिला करके पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर कविता, कविता का अर्थ, भावार्थ, सारांश, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर पूरे पार्ट से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते थे। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग 9वां लेसन जो कि हमारी नींद चैप्टर है, जिसको वीरेन डंगवाल जी ने इस कविता को लिखा है पूरा का पूरा, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से कॉपी कलम ले लीजिए। लो, पूरा कवि परिचय आपको लिखना है, पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना है, कविता को समझना है, भावार्थ को समझना है और ऑब्जेक्टिव। कविता जहां से समझ गए, कवि परिचय याद हो गया तो ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक टिक हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन पे, माने एक एक टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो कविता का नाम क्या है बाबू? हमारी नींद। कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। ठीक है, चलिए देख रहे हैं यहाँ पे कवि परिचय लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं एक एक चीज का। तो कवि हमारे कौन है? तो कवि का नाम है वीरेन डंगवाल। लेकिन ये जो कवि हैं वीरेन डंगवाल जी, ये समकालीन कवि हैं। समकालीन का मतलब होता है वो, जैसे आधुनिक युग के कवि कह सकते हैं। समकालीन यानी जो समय अभी चल रहा है उसी से रिलेटेड कवि कह सकते हैं। ठीक है, तो समकालीन का मतलब होता है आधुनिक युग के कवि। ठीक है, तो ये आधुनिक युग के कवि हैं वीरेन डंगवाल जी। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 नहीं। ठीक है, 5 अगस्त 1947 कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था इनका जन्म। दो पॉइंट लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा। इन्होंने, किन्होंने? वीरेन डंगवाल जी ने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किया था। याद रखिएगा, यानी घूमता आईना शीर्षक से इन्होंने स्तंभ लेखन किया था। कहाँ? तो अमृत प्रभात में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। याद रखिएगा। ठीक है, ये अमृत प्रभात क्या है? तो ये जो अखबार छपता है ना, अखबार पत्रिका छपता है, वही चीज होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है वे, यानी कि वीरेन डंगवाल जी दैनिक। दैनिक का मतलब होता है समाचार पत्र, जो लोग डेली पढ़ते हैं लोग, उसी की बात हो रही है। अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन कवि अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार हैं, तो याद रखिएगा वीरेन डंगवाल। या ऐसे भी पूछ देता है कि वीरेन डंगवाल जी कौन से दैनिक का संपादकीय सलाहकार रह चुके हैं, तो अमर उजाला। याद रखिएगा। ठीक है, और घूमता आईना किस में काम करते थे? घूमता आईना का स्तंभ लेखन अमृत प्रभात पत्रिका में। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे बैठी है क्या जी? हटो। चलिए, हाँ, प्रमुख रचनाएं वो पॉइंट वाइज करके लिखा गया है, ताकि इसमें रचना के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो आपकी किताब में मेंशन है, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज। सन 1991 में ये क्वेश्चन बार बार पूछा, याद रखिएगा। प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह, इनका जो पहला कविता संग्रह का मतलब उसमें ढेर सारी कविताएं हो सकती हैं। इसी दुनिया में, उसका नाम क्या था? इसी दुनिया में, आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। यानी कि इनका सिंपल भाषा में याद रखिएगा, इनका पहला कविता संग्रह का नाम क्या है? तो इसी दुनिया में, यानी वीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में है। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1991 यानी 1991 में हुआ था। चलिए अगला है तुर्की के महाकवि नाजीम हिकमत। याद रखिएगा, नजीम हिकमत भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन नाजीम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया था। याद रखिएगा, तुर्की के जो महान कवि हैं जिनका नाम है नाजीम हिकमत, इनकी कविताओं का इन्होंने अपने यहाँ अपने भाषा में अनुवाद किया है। कैसे किया है? तो पहल पुस्तिका के रूप में किया है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है, उन्होंने यानी कि वीरेन डंगवाल जी ने विश्व कविता से, विश्व कविता यानी अलग अलग दुनिया, अलग अलग देश के जो कवि हैं उनकी कविताओं से, जैसे कौन कौन है तो देखिए, पाब्लो नेरूदा, वर्तलोत ब्रेख्त, वास्को पोप, मिरोस्लाव होलुब, तदेउश रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए हैं। यानी इन व्यक्तियों के कविताओं को, जो कि अलग अलग देश के कवि हैं,
इन्होंने अनुवाद किया है अपने यहाँ अपने भाषा में, और साथ ही साथ आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल जी ने किया है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, इनको पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा, याद रखिएगा। अभी जो हम कविता पढ़ने वाले हैं ना, हमारी नींद, ये जो कविता है इसी काव्य संग्रह से लिया गया है, दुष्चक्र में सृष्टा। आगे भी मिलेगा, लेकिन अभी याद रखिएगा दुष्चक्र में सृष्टा से हमारा ये पाठ हमारी नींद लिया गया है, जो कि वीरेंद्र डंगवाल जी ने लिखा है। तो वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार वीरेंद्र डंगवाल जी को दुष्चक्र में सृष्टा पर मिला था। ठीक है, अगला पुरस्कार उन्हें इसी दुनिया में, ये भी एक प्रकार का काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिल चुका है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार दुष्चक्र में सृष्टा पर, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इसी दुनिया में पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। टोटल 4 सम्मान यानी कि पुरस्कार अवार्ड इनको मिल चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ कवि के बारे में, यानी वीरेंद्र डंगवाल जी के बारे में। तो चलिए, कुछ कविता है, कविता बोल रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी जो ऊपर पढ़े हैं ना, वहीं से सब क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले आंसर मन में सोचिएगा, देखिएगा सही हो रहा है गलती हो रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कि सही है कि गलती है, बाकी मैं तो बताइए करूंगा। यहाँ देखिएगा, हमारी नींद कविता के कवि कौन है बताइए? रामधारी सिंह दिनकर है कि वीरेंद्र डंगवाल है कि कुंवर नारायण की अज्ञेय जी हैं? अज्ञेय जी ने हिरोशिमा लिखा है, याद रखिएगा। वीरेंद्र डंगवाल जी हैं हमारी नींद कविता के कवि। ठीक है, अगला है वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? मैंने ऊपर बताया था 15 अगस्त 1947 नहीं, 5 अगस्त 1947। तो किधर है भाई 5 अगस्त 1947? 5 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र डंगवाल का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए कहाँ है? देहरादून में है कि अल्मोड़ा में है कि कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में है? ठीक है, उत्तरांचल इसमें ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र डंगवाल किस पत्र में घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन करते थे? किस पत्र में पूछा है? जो घूमता आईना स्तंभ लेखन करते थे किस पत्र में? तो याद कीजिए, अमृत प्रभात। अमृत प्रभात में, जो कि इलाहाबाद में वो कार्य करते थे, घूमता आईना स्तंभ लिखते थे। ये जो अमर उजाला है ना, ये उसके संपादकीय जो सलाहकार होता है वो थे, याद रखिएगा। इसलिए इसे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अमृत प्रभात होगा, ध्यान रखिएगा। अमर उजाला टिक मत कीजिएगा। अगला है वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? यानी सलाहकार हैं। अब आपको टिक करना होगा कौन? अमर उजाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? पहला कविता संग्रह याद कीजिए, 1991 में प्रकाशित हुआ था, इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला है हमारी नींद, यानी जो कविता हम पढ़ेंगे आगे, कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दुष्चक्र में सृष्टा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला था। आगे देखिएगा, दुष्चक्र में सृष्टा पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? अभी बताए हैं, कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी दुनिया में काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिल गया, दुष्चक्र में सृष्टा। उसका अगला कौन सा था बताइए? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी दुनिया में पर कौन सा मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र डंगवाल ने किस विदेशी कवि की कविताओं का अनुवाद किया है? कौन विदेशी कवि? तुर्की विदेशी कवि। याद आ रहा है? कौन थे? टी.एस. एलियट थे कि नाजिम हिकमत थे? कौन थे? नाजिम हिकमत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कहाँ के थे? तुर्की के थे। अगला है हमारी नींद कविता में किस जीवन स्थिति का चित्रण है? यानी किस जीवन स्थिति का चित्रण है? ऑप्शन देखिए, ऐतिहासिक जीवन बिल्कुल नहीं, धार्मिक जीवन बिल्कुल नहीं, संघर्षशील और उपेक्षित जीवन। जी हाँ, यह कविता हमें संघर्षरत रहने के लिए प्रेरणा देती है, संघर्ष को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
अगला क्वेश्चन है बाबू, हमारी नींद कविता किस प्रवृत्ति की आलोचना करती है, यानी कौन सी प्रवृत्ति है जिसकी आलोचना करती है, अवहेलना करती है, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किस किस प्रवृत्ति की, आप बताइए। देशभक्ति की ना, सामाजिक संघर्ष की नहीं सर, सुविधा भोगी और बेपरवाह जीवन। सुविधा भोगी का मतलब होता है जो केवल आनंद चाहते हैं, और बेपरवाह तो आप लोग जानबे करते हैं बिना मतलब वाला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, वीरेन डंगवाल किस काल के कवि माने जाते हैं, मैंने बोला था ना समकालीन कवि हैं, जो कि समकालीन का मतलब होता है आधुनिक कवि भी उनको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीरेन डंगवाल को कविता के लिए कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, कविता के लिए याद कीजिए शमशेर, शमशेर सम्मान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता का केंद्रीय भाव क्या है, तो ये संघर्ष को दर्शाता है, याद रखिएगा। तो प्रेम, प्रकृति, सामाजिक असमानता और संघर्ष को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, इसी दुनिया में, 1991, 1991, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा ये बी इधर हो गया है, सी इधर है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ अब आइए, अब यहाँ पर थोड़ा सा पाठ्य परिचय यानी कविता का परिचय लिखा गया है, उसके बाद से कविता लिखा गया है, उसके बाद से कविता का अर्थ भावार्थ लिखा गया है, ठीक है। चलिए लिखा गया है, समसामयिक कवि यानी समकालीन कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी हमारी नींद कविता जो है यहाँ पर प्रस्तुत है। याद रहेगा सर, मैंने ऊपर भी बोला था, हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं हमारी नींद, वो इन्हीं के दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह से लिया गया है। और इस दुष्चक्र में सृष्टा पर कौन सा इनको पुरस्कार मिला है, बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है बाबू, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन, जो कि ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों से के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए अर्थात संघर्ष करते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। यानी जीवन में संघर्ष ही सब कुछ है, संघर्षरत रहकर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, यह प्रस्तुत करती है कविता। आइए देखते हैं वीरेन डंगवाल कैसे लिखते हैं कविता और क्या कुछ है कविता में, ध्यान से देखते चलिए। लिख रहे हैं, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे आगजनी और बमबारी में, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर याने साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे, हमारी नींद के बावजूद और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। एकदम सरल भाषा में वीरेन डंगवाल जी की यह कविता है। आइए इसका थोड़ा सा भावार्थ और अर्थ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन आपको पूरा कविता समझ में आ जाएगा। लिखा गया है, हमारी नींद शीर्षक कविता हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं से ली गई है, जिसके कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि समाज में व्याप्त शोषक और शोषित वर्ग की वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, शोषक और शोषित वर्ग, शोषक का मतलब होता है जो हमारा फायदा उठाता है, और शोषित का मतलब होता है जिनका फायदा उठ जाता है। यानी कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को शोषक व्यक्ति कहा जाता है, और जिस व्यक्ति का नुकसान हो जाता है उसे शोषित कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, कवि बताते हैं कि यानी वीरेन डंगवाल जी बताते हैं कि जब हम अपनी नींद में डूबे रहते हैं, जी हाँ सर, जब हम अपनी नींद में डूबे रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, अर्थात हम बिना मतलब का काम कर रहे होते हैं या फिर बैठे हुए होते हैं, तब भी जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। आगे देखिएगा, पेड़ और पौधे भी अपने आप बढ़ जाते हैं, अंकुर यानी जो बीज में जो पहला नहीं निकलता है छोटा सा,
उसमें लतर या फिर अंकुर, उसको मोरी कहते हैं, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 8वां क्लास में, ध्यान दीजिएगा। अंकुर अपनी नाम मात्र की शक्ति से बीज की कठोर परत को तोड़ने का प्रयास करता है। जी हाँ, बीज कितना मजबूत होता है, मिट्टी में डालिए तो उसी ना बीज को तोड़ करके एक छोटा सा एकदम नाजुक सा, देखिएगा एक तना बाहर निकल कर आता, तो उसे चाहे तो ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन बीज को ऐसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रतीक है कि गरीब और शोषित वर्ग, यानी गरीब लोग और जिनका शोषण कर लिया जाता है, वह लोग बिना किसी सहायता के भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है, भले ही कोई उसकी ओर ध्यान न दे। ये गरीबों पे कौन ध्यान देता है सर? लेकिन गरीब का जीवन प्रत्येक दिन मेहनत का होता है, प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद कभी गरीबों की तुलना मक्खी से करते हैं। जी हाँ सर, कैसे? तो जैसे मक्खी का जीवन चुपचाप शुरू होकर समाप्त हो जाता है, वैसे ही एक गरीब का भी जीवन होता है सर, कि गरीब लोग भी जन्म लेते हैं और समाज के दंगों, हिंसा, आगजनी और बमबारी का शिकार होकर बिना जीवन जिए ही मर जाते हैं, यानी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में भी सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित होते हैं, चाहे कोई भी नियम कानून हो, सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को होता है, गरीब लोगों को होता है। बाकी उसका फर्क बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अमीर लोगों पर तनिक भी नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कभी गरीब बस्तियों में होने वाले देवी जागरण का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि गरीब लोग धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे बेचारे गरीब लोग, लेकिन उनकी आवाज लाउड स्पीकर की आवाज में दबकर रह जाती है और कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के जीवन यह होता है। हम कोई भी समस्या कहीं भी लेकर जाएं, अगर हमारा बैकग्राउंड सही नहीं है, हम गरीब व्यक्ति हैं, तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मुंह पर हामी सभी लोग भरते हैं, नेताजी लोग खूब हामी भरेंगे, वहीं पर सुनेंगे, यहाँ सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, आपका काम नहीं हो पाएगा। वही एक बड़ा व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति जाकर कुछ बोले, उसका बात तुरंत सुना जाएगा, तुरंत उसके काम को कर दिया जाएगा। ऐसा ही होता है और यही सच्चाई है। आगे देखिएगा। अंत में कवि कहते हैं कि अत्याचारी चाहे कितने भी साधन जुटा ले, जी हाँ सर, कोई कितना हो भी अति कर ले, फिर भी जीवन हठीला है। हमारा जीवन हठीला है, वह रुकेगा नहीं, ना ही रुकता है, आगे बढ़ता ही रहता है। समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्याय के विरुद्ध साफ और मजबूत इनकार करना नहीं भूले हैं। जी हाँ सर, साफ और मजबूती के साथ रहते हैं और वो इनकार करना नहीं भूले हैं, लड़ते हैं अपने हक के लिए। आगे देखिएगा, निष्कर्षतः लिखा गया है, यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें समाज के संघर्षरत और उपेक्षित लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, जो कि गरीब वर्ग के लोग हैं, जो कि शोषित वर्ग के लोग हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो ये कविता का अर्थ था, भावार्थ था। आइए अब प्रत्येक क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर शब्द लिमिट के को ध्यान में रखकर ही लिखा गया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लघु उत्तर है तो 40 से 50-60 शब्दों में लिखना है, याद रखिएगा। ठीक उसी शब्द लिमिट में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। बिंब क्या है सर? तो देखिएगा, कवि शुरुआत में पेड़ पौधे अंकुर बीज की बात करते हैं ना। तो आंसर लिखा गया है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि पेड़ पौधे और अंकुर का बिंब रचता है। यह बिंब समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्ग का प्रतीक है। जैसे अंकुर बीज की कठोर परत को तोड़कर बाहर निकलता है, वैसे ही उपेक्षित लोग, आप यहाँ पर गरीब लोग भी लिख सकते हैं, संघर्ष करते हुए बिना सहारे के आगे बढ़ते रहते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? यानी मक्खी का जीवन एक गरीब के जीवन से वो तुलना किए हैं, वो उनका क्या मतलब है? तो ध्यान से देखिएगा, मक्खी के जीवन क्रम के उल्लेख के माध्यम से कवि समाज के कमजोर और शोषित वर्ग के जीवन की दयनीय स्थिति को दिखाता है कि कितने दुख में, कितने दर्द में वह व्यक्ति है। जैसे मक्खी का जीवन अल्पकालिक यानी बहुत कम समय के लिए होता है और उपेक्षित होता है, वैसे ही गरीब लोग जन्म लेते हैं और हिंसा व अत्याचार का शिकार होकर बिना जीवन जिए ही मर जाते हैं। आगे देखिएगा, देखते हैं ना, एक मक्खी हमेशा उड़ते रहती है, दिन भर बिजी रहेगी, कुछ नहीं करेगी बेचारी, अंततः मर जाएगी। उस तरह गरीब व्यक्ति होते हैं, जिंदगी भर कमाते रहते हैं, खाते रहते हैं, अंत में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कवि गरीब बस्तियों का
क्यों उल्लेख करता है, यानी कवि जो है वो गरीब बस्तियों का उल्लेख किए, क्यों करता है तो ध्यान दीजिएगा। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख समाज के उपेक्षित और शोषित वर्ग की स्थिति को उजागर करने के लिए करता है। आप वहां पर गरीब लोग भी लिख सकते हैं। गरीब लोग कठिन परिस्थितियों में भी जीने और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अत्याचारी वर्ग, जो शोषक वर्ग होते हैं, अत्याचारी वर्ग होते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करता है। इसके बावजूद उनकी जीवन लालसा और संघर्ष उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर गरीबों को मोटिवेट करने का भी काम किए हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। कवि वीरेंद्र डंगवाल किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करते हैं, किन अत्याचारियों का बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। कवि वीरेंद्र डंगवाल समाज के संपन्न यानी जो अमीर व्यक्ति हैं और शोषक वर्ग जो कि गरीब लोगों का शोषण करते हैं को अत्याचारी कहते हैं, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए गरीबों का शोषण करते हैं और उन्हें अपनी चालों में मोहरा बनाते हैं। अपने फायदा के लिए उन्हें खटाते हैं, मुआते हैं, बहुत तड़पाते हैं। कभी उनका उल्लेख इसलिए करते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि अत्याचारों के बावजूद गरीब वर्ग जीने और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है, यानी संघर्षशील रहता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है, किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है तो ध्यान से सुनिएगा। हमारी नींद कविता सुविधा भोगी और बेपरवाह जीवन के विपरीत उस संघर्षशील जीवन का चित्रण करती है जो कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी कि कठिन वाला जीवन में भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कवि दिखाते हैं कि हमारी उदासीनता के बावजूद शोषित और उपेक्षित वर्ग जीवन जीने के लिए, यानी जीवन जीने के लिए संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, यानी कभी रुकता नहीं है, चाहे जीवन में कितना हो भी कष्ट है, कितना हो भी तकलीफ है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखिएगा, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ, कहाँ हुआ तो गरीब समाज में हुआ, बस्तियों में हुआ। ध्यान दीजिएगा, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। इसके माध्यम से कवि यह संकेत देता है कि गरीबी और शोषण से जूझ रहे लोग वास्तविक संघर्ष और कर्म के स्थान पर धार्मिक आयोजनों में उलझे रहते हैं, जिससे उनकी मूल समस्याएं अनसुनी और अनसुलझी बनी रहती है। यानी हम लोग अपने में ही उलझे रहते हैं, यहाँ पर ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कवि। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, इनकार करना न भूलने वाले कौन है, कवि का भाव तनी स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा सर, कविता में इनकार करना न भूलने वाले वे लोग हैं जो अन्याय और शोषण के विरुद्ध खड़े रहते हैं। कुछ हठीले लोग होते हैं, हठीला लोग कविता में भी आया था। कवि का भाव यह है कि समाज में अब भी कुछ सजग और जागरूक लोग मौजूद हैं जो अत्याचारियों के दबाव के बावजूद अन्याय को स्वीकार नहीं करते हैं और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए स्पष्ट तथा दृढ़ विरोध दर्ज करते रहते हैं, यानी कि लड़ाई लड़ते रहते हैं और अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। जी हाँ सर, क्या कविता का जो शीर्षक हमारी नींद लिखा गया है, क्या वह सही है, क्या यह शीर्षक अच्छा लगा आपको, यही क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, कविता का शीर्षक हमारी नींद पूर्णतः सार्थक है, यानी बिल्कुल सही अर्थों में लिखा गया है। यह समाज के सुविधा भोगी वर्ग की उदासीनता और संवेदनहीनता का प्रतीक है। हमारी नींद के दौरान भी जब लोग सोए रहते हैं, अमीर लोग आराम कर रहे होते हैं, तो गरीब और शोषित वर्ग संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। पूरी कविता इसी निष्क्रियता और जागरूकता के विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमती रहती है, घूमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। आपको अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि हमारी नींद कविता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा शक्ति है या उसकी सीमा है, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन आसान है सर, कि माने कविता में सभी शब्दों को, आसान आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी को समझाना है, ध्यान दीजिएगा। कविता में किसी भी शब्द का अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह इसकी भाषा की शक्ति है। आगे देखिएगा, सरल और सहज भाषा कविता को आम जनता से जोड़ती है। जी हाँ सर, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा। कवि समाज को जागरूक करना चाहता है, इसलिए वह जटिल शब्दों के स्थान पर सहज भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि वह जानता है कि समाज में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं।
कुछ लोग अनपढ़ भी व्यक्ति हैं, वो भी सुनकर कविता का भाव समझ सके, इसलिए उन्होंने सहज भाषा का प्रयोग किया है ताकि शोषित और सामान्य लोग भी कविता का भाव आसानी से समझ सके। तो पूरा कविता क्वेश्चन आंसर हो गया। चलिए अब पूरे पाठ का तनी ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखते हैं। फिर से वही बात, आपको आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम तो बताइए रहे हैं, ठीक है। बताइए, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? कौन है? कुंवर नारायण वीरेंद्र डंगवाल। जी हाँ, वीरेंद्र डंगवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित कविता कौन है? तो हमारी नींद है सर। तो हमारी नींद किधर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? किसने किया? वीरेंद्र डंगवाल जी ने किया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, वीरेंद्र डंगवाल कवि हैं। कैसे कवि हैं? किस काल के कवि हैं? समकालीन कवि हैं। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, समकालीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? कहां से ली गई है हमारी नींद? दुष्चक्र में सृष्टा, याद आ रहा है? दुष्चक्र में सृष्टा से, इसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? तो याद रखिएगा, वीरेंद्र डंगवाल जी ने। यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बना सकता है, पहल पुस्तिका भी बनाया जा सकता है, और वीरेंद्र डंगवाल तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी है। अगला क्वेश्चन है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष करना है। याद रखिएगा, क्या है बाबू? संघर्ष है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आराम, नींद, घूमना ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में हुआ, गरीब लोगों के बीच हुआ, मंदिरों में, नदी तट पर, गरीब बस्तियों में। जी हाँ, गरीब बस्तियों में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? अभी ऊपर वही वाला क्वेश्चन है, इसी का जस्ट उल्टा पूछ दिया गया है। तो धमाके से देवी जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी हम सोए हैं, अमीर लोग सोए हैं, फिर भी गरीब लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ना तो एग्जाम आने वाला है ना, बहुत लड़का पढ़ा तारा सन, आप तो सुता तारा, याद रखिए, ठीक है। पढ़ा बेटा। चलिए, तो कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अमृत प्रभात। जी हाँ, अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कहाँ से? इलाहाबाद। याद कीजिए, सबसे पहले ही था इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो मक्खी से तुलना की गई है ना जी, तो मक्खी की बात हुई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जहां से यह कविता ली गई है, कहां से? दुष्चक्र में सृष्टा। किधर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है? कौन है? वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जी हाँ। अगला है, कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कुछ लोग हैं। कविता में हटीले शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। तो इसके अनुसार हठ धर्मी हो जाएगा। शिक्षित नहीं बोल सकते सर। देखिएगा, बहुत लोग एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, फिर भी आवाज नहीं उठा पाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं। ज्यादा पढ़ लो लिख लो नुकसान कर जाता है, चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ हट्टी लोग होते हैं, हठधर्मी लोग होते हैं, कुछ एकदम जिद्दी लोग होते हैं, जो अपना अधिकार के लिए लड़ जाते हैं। एजुकेटेड है, डर जाते हैं कि हमारे साथ ये हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हठीले होते हैं वो नहीं डरते हैं, लड़ जाते हैं। याद रखिएगा, जागरूक होना जरूरी है। शिक्षित तो बहुत लोग हैं, जागरूक बहुत कम लोग होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में 1991 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन ऊपर भी आया था। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की? यानी कि लाइन पूछ देता है, सभी को पता है। तो ये हमारे वीरेंद्र डंगवाल जी की हमारी नींद कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
समकालीन कवि कौन है? समकालीन का मतलब मैंने बताया कि आधुनिक कवि भी कह सकते हैं, तो वीरेन डंगवाल जी हैं। तो किधर हैं वीरेन डंगवाल जी? गुरु नानक प्रेम घन होगा, धन हो गया है। सुमित्रा नपन की वीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इस रचना के लिए वीरेन डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार साहित्य अकादमी नहीं पूछा है, साहित्य अकादमी पूछेगा तो दुष्चक्र में सृष्टा, लेकिन यहाँ पर रघुवीर सहाय पूछा है। तो याद रखिएगा, इसी दुनिया में जो इनका पहला काव्य संग्रह है जो कि 1991 में प्रकाशित हुआ था। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में पूछेगा, माने पूछ सकता है, तो टिक कर दीजिएगा। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि का है? तो वीरेन डंगवाल जी का है। कुंवर नारायण, अनामिका, वीरेन डंगवाल। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि कौन थे? मैंने बोला था ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नाजिम हिकमत थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस अब खत्म हो गया, दूगो है, ध्यान दीजिएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? भाई नींद तो जाहिर सी बात है आलस का ही प्रतीक है। तनी कम सोइए लो, कम से कम एग्जाम हुआ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो वीरेन डंगवाल जी ही ना है, आए तो कहाँ है वीरेन डंगवाल? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी नींद पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अगला लेसन अक्षर ज्ञान है जो कि अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है। खूब बढ़िया से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए लो। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।